हाय गाइस। आज हम लोग रेलवे में होने वाला जो वेल्डिंग होता है जिसको एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग कहा जाता है उसके बारे में डिफरेंट प्रकार के एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर। मीन्स एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग में कैसा रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मीन्स इस वेल्डिंग के दौरान लार्ज क्वांटिटी में हीट का जनरेशन होता है। दूसरा है क्वेश्चन, विच हेल्प फॉर प्री हीटिंग इन एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग। मीन्स एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग के दौरान जो हीट रिक्वायर्ड होता है वो किसके मदद से करते हैं हम लोग। एयर एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सर हुआ या ऑक्सी एलपीजी एंड कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्टिकल टॉलरेंसेज वैल्यू फॉर बैंड्स ऑफ रेल फॉर एटी वेल्डिंग। एटी वेल्डिंग में जब रेल को फेस टू फेस जब मिलाते हैं तो उसमें वर्टिकल टॉलरेंस बेंड का कितना होता है वैल्यू। तो विद इन +0.5 mm -0 mm वर्टिकल। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दोनों टाइप का रेल, ये न्यू रेल और सेकेंड हैंड रेल दोनों के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेटरल टॉलरेंसेज वैल्यू फॉर बैंड्स ऑफ रेल फॉर एटी वेल्डिंग। यहाँ पे वर्टिकल टॉलरेंस की बात कर रहा था बैंड्स के कंडीशन में, और यहाँ बोल रहा है लेटरल टॉलरेंसेज वैल्यू। तो लेटरल टॉलरेंस वैल्यू कितना होता है, तो विद इन +0.5 mm इन लेटरल वेन चेक विथ 1 मीटर स्ट्रेट एज। मतलब स्ट्रेट एज कहने का मतलब कि एक रॉड होता है, एक रॉड होता है उसी के माध्यम से हम लोग ये टॉलरेंस को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर न्यू रेल टू बी वेल्डेड। अगर नया रेल को अगर वेल्डिंग करना है तो वह रेल जो है कौन सा स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करना चाहिए उसे। तो ITS-T12 ये मैनुअल के तहत RDSO के तहत जो होता है ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोलता है, फॉर सेकेंड हैंड रेल वेल्डिंग हाउ मच ओल्ड रेल शुड नॉट बी यूज। अगर सेकेंड हैंड रेल को वेल्डिंग करना है तो वह रेल जो है वो कितना साल पुराना तक हो सकता है। तो ये 50 साल तक के रेल को हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर करना है तो CTE के परमिशन चाहिए, चीफ ट्रैक इंजीनियर का परमिशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम हाइट ऑफ 60 एंड 52 kg सेकेंड हैंड रेल फॉर एटी वेल्डिंग। यदि हमको सेकेंड हैंड रेल का वेल्डिंग करना है तो सेकेंड हैंड में उसका जो हाइट होता है वो वियर होकर कम हो जाता है। तो कम से कम कितना हाइट होनी चाहिए, तो 60 kg रेल का 163 mm और 52 kg रेल का 150 mm होना चाहिए हाइट वियर होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, टॉप विड्थ ऑफ 60 kg एंड 52 kg रेल। सेकेंड हैंड रेल यहाँ बात कर रहा है, तो सेकेंड हैंड रेल का जो टॉप विड्थ होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेल का टॉप विड्थ इस टाइप से होता है, तो टॉप जो विड्थ होता है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, यानी वियर होने के बाद कम से कम कितना होना चाहिए जिससे कि हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये 60 kg के लिए 66 mm, 52 kg के लिए 61 mm होना चाहिए कम से कम टॉप विड्थ। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ कटिंग इज रिक्वायर्ड इन रेल फॉर वेल्डिंग वर्क। जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो उसमें कौन सा कटिंग करते हैं। कटिंग बहुत सारा होता है, जैसे कि साविंग के थ्रू, अब्रेसिव डिस्क, एग्रेसिव डिस्क नहीं होगा, अब्रेसिव डिस्क हो जाएगा, और फ्लेम। 3 प्रकार का मेनली कटिंग होता है। लेकिन वेल्डिंग के समय हम लोग या फिर साविंग, कटिंग बाय साविंग कर सकते हैं, इसके मदद से कर सकते हैं, या फिर अब्रेसिव डिस्क के मदद से हम लोग कटिंग करते हैं। जबकि फ्लेम के लिए हम लोग रफली कटिंग होता है इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, इज डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ रेल आर अलाउड टू वेल्ड। ग्रेड्स नहीं होगा, यहाँ ग्रेड होगा, GRAD। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ रेल जो होता है, जैसे कि हम लोग 90 UTS पढ़ते हैं, 70 UTS पढ़ते हैं, तो क्या अलग अलग ग्रेड का जो रेल होता है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जनरली नहीं करते हैं, लेकिन अगर परमिशन मिला तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, डिफरेंट सेक्शन का रेल का यूज़ कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोल रहा है, जैसे कि इन अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाते हैं तो वहाँ पे 72 UTS रेल और 90 UTS रेल को हम लोग आपस में वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो किस प्रकार का कौन सा पोर्शन आएगा, विच पोर्शन ऑफ ग्रेड सेल बी यूटिलाइज, कौन सा पोर्शन को यूज करना है, 90 UTS का करना है या 72 UTS का। तो हमेशा हम लोग जब भी दो रेल ग्रेड को आपस में वेल्डिंग करते हैं, चाहे वो 72 UTS हो, 90 UTS हो, या
इस टाइप से अदर जो भी ग्रेड को ऐड करेंगे तो सबसे बड़ा वाला जो ग्रेड होता है उसी का वेल्डिंग पोर्शन यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा 880 यानी 90 यूटीएस पोर्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है व्हाट इज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ वेल्डिंग पोर्शन। वेल्डिंग का जो पोर्शन होता है उसका जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि 2 साल होता है 4 साल होता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ पैकिंग, कितना अच्छा से पैकिंग किया गया है, कितना अच्छा से स्टोरेज किया गया है, उसी पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विच इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्म द स्टोरेज ऑफ वेल्डिंग पोर्शन। इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं वो वेल्डिंग पोर्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो कि वेल्डिंग पोर्शन को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेल्डिंग पोर्शन को जो है वो ड्राई कंडीशन में ही रखा जाए। अगला क्वेश्चन 14 बोलता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द स्टोर पोर्शन यूज्ड फॉर टेस्टिंग टू चेक इट्स गुड कंडीशन। मीन्स अगर कहीं मेरा पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो चुका है तो वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अगर यूटिलाइज करना है तो कम से कम 2 साल होना चाहिए पोर्शन का। अगर 2 साल के प्रोडक्शन ईयर से 2 साल के अंदर में ही है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ डन फॉर वेल्डिंग पोर्शन। तो जो अभी 2 साल के बात किए कि अगर प्रोडक्शन के 2 साल के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 2 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट के 2 साल के बाद हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं तो प्रत्येक 2 साल में हम लोग रिएक्शन टेस्ट करते हैं हर एक पोर्शन में, और रिएक्शन टेस्ट में अगर ठीक निकला तो उसका हम लोग रेल में यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हाट हैपेंड इफ़ ए पोर्शन फेल इन रिएक्शन टेस्ट। अब 2 साल बाद तो हम लोग रिएक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो कोई पोर्शन, कुछ बैच जो होते हैं, कुछ बैच का जो पोर्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो जो है रिएक्शन टेस्ट में फेल हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो वैसा सिचुएशन में रिएक्शन टेस्ट न करके हम लोग वेल्ड मेटल केमिस्ट्री टेस्ट और लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा टेस्ट है वो एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग में नहीं किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा ए रिएक्शन टेस्ट, बी वेल्ड मेटल केमिस्ट्री टेस्ट, सी लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे अगर पूछा गया कौन होता है तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि जनरली हाउ मच ट्रैफिक ब्लॉक इज़ रिक्वायर्ड फॉर थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग के लिए कितना देर का ट्रैफिक ब्लॉक रिक्वायर्ड होता है। तो ये 72 से 75 मिनट, 72 टू 75 मिनट्स जरूरी होता है। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ थर्मिट वेल्डिंग ट्रैफिक कैन अलाउ, मीन्स अगर ब्लॉक लेकर के वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के कितना देर बाद उस लाइन में रेल को, उस लाइन में ट्रेन को पास करने का अलाउ होनी चाहिए, तो 30 मिनट इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेट, यहाँ से प्लेट लिख दिए हैं, विच प्लेट इज यूज्ड इन थर्मिट वेल्डेड रेल। अगर रेल में थर्मिट वेल्डिंग किया गया है दो रेल के बीच में तो यहाँ पर हम लोग कौन सा प्लेट यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जनरली जो होता है जगल प्लेट, ये प्लेट को जो है वो हम लोग जगल प्लेट कहते हैं। तो जगल्ड फिश प्लेट यहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे, तो थर्मिट वेल्डेड रेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सपोर्टेड वुडन ब्लॉक बिलो ए रेल ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं दो रेल को आपस में वेल्डिंग किए हैं तो उसके नीचे सपोर्ट के लिए हम लोग वुडन ब्लॉक लगा देते हैं। तो ये वुडन ब्लॉक का जो लेंथ होता है वो कितनी होनी चाहिए, तो 300 टू 450 mm, जब तक कि यूएसएफटी से ये वेल्डिंग जो है वो फाइन या गुड ना हो जाए टेस्ट के बाद। 21 नंबर क्वेश्चन है विच फास्टेनिंग्स रिक्वायर्ड फॉर जगल्ड फिश प्लेट इफ ट्रैफिक इक्वल टू और मोर देन 50% ऑफ स्टिपुलेटेड फैटिक लाइफ यानी जीएमटी ऑफ द रेल। तो ऐसा सिचुएशन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे कहता है कि अगर स्टिपुलेटेड फैटिक लाइफ जो है वो 50% से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग वेल्डिंग के बाद कौन सा प्लेट लगाते हैं और कौन सा बोल्ट लगाते हैं, तो जगल्ड फिश प्लेट विथ फार इन बोल्ट। मीन्स ये जगल्ड फिश प्लेट जो होता है, जगल्ड फिश प्लेट ये जो है इसमें फारिंग बोल्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है विच टाइप ऑफ फास्टनिंग्स रिक्वायर्ड फॉर जगल्ड फिश प्लेट ऑन बैंक। मतलब कि बैंक कहने का मतलब कि यदि हमारा
एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट में अगर हमारा एम्बैंकमेंट का जो हाइट है वो 5 मीटर से ज़्यादा होगा, एम्बैंकमेंट का हाइट जो है 5 मीटर से ज़्यादा होगा, तो वेल्डिंग में जो जगल फिश प्लेट लगाते हैं उसमें कौन सा बोल्ट देते हैं? तो जगल फिश प्लेट विथ क्लैंप और 2 फॉरेन बोल्ट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगल फिश प्लेट विथ क्लैंप्स या फिर 2 फॉरेन बोल्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। कब? जब 5 मीटर या उससे अबव रहेगा हमारा एम्बैंकमेंट का हाइट, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच टाइप ऑफ फास्टनिंग्स रिक्वायर्ड फॉर जगल फिश प्लेट ऑन ब्रिज? यदि ब्रिज में जिसका वाटर वे का जो लेंथ है वो 100 मीटर है, वहाँ पे हम लोग किस प्रकार का फिश प्लेट का यूज़ करेंगे फास्टनिंग्स के लिए? तो वहाँ पे हम लोग जगल फिश प्लेट विथ क्लैंप, ये क्लैम्प नहीं है, क्लैंप होगा, पी होगा, क्लैंप और फॉरिन बोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिज अप्रोच वाला जो है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? जगल फिश प्लेट विथ क्लैंप और फॉरिन बोल्ट। और 5 मीटर वाला हम लोग देखे थे जगल फिश प्लेट विथ क्लैम्प्स और फॉरिन बोल्ट। यानी यहाँ पे हमारा दोनों सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो है जब जीएमटी की बात किया जाएगा तो वहाँ पे हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच टाइप ऑफ फास्टनिंग्स रिक्वायर्ड फॉर जगल फिश प्लेट इफ़ डिग्री ऑफ कर्व इज 3 डिग्री और मोर? मीन्स हमारा ट्रैक जो है वो कर्व में है और हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, तो इस वेल्डिंग में हम जो जगल फिश प्लेट प्रोवाइड करेंगे वो कैसा करेंगे? तो जगल फिश प्लेट विथ क्लैंप या फिर 2 फॉरेन बोल्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। कब? जब 3 डिग्री या उससे ज़्यादा का कर्व होता है, तब। नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन मेनली जो है वो टॉलरेंसेस पे डिपेंड करेंगे। जब वेल्डिंग होता है उसके बाद फिनिशिंग किया जाता है, तो फिनिशिंग में कुछ टॉलरेंस होते हैं कि कितना तक हमको कम से कम टॉलरेंस रहना चाहिए, कोशिश यही चीज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे, वेरिएशन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑन फिनिश्ड थर्मिट वेल्ड। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि रेल को, जैसे हम लोग ये रेल जो है, ये रेल को इसके साथ हम लोग जोड़ दिए हैं, वेल्डिंग कर दिए हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल जो अनइवननेस जो दिख रहा है, ये कितना तक अलाउ होता है? तो ये वर्टिकल टॉलरेंसेस जो होता है शुड नॉट बी मोर देन 1 mm, प्लस में 1 mm, माइनस में 0 mm, मेजर द एंड ऑफ 1 मीटर स्ट्रेट एज। 1 मीटर स्ट्रेट एज करने का मतलब यह एक रॉड होता है, एक रॉड होता है, इसी के हेल्प से हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट को मेज़र करते हैं। और ये कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन प्लस mm, प्लस 1 mm और माइनस 0 mm होना चाहिए। ये वर्टिकल का हो गया। इसी प्रकार से जो लेटरल अलाइनमेंट है, वो लेटरल अलाइनमेंट कितना होना चाहिए? तो प्लस 5 mm, प्लस 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको भी किसके मदद से हम लोग करते हैं? 1 मीटर स्ट्रेट एज, 1 मीटर स्ट्रेट एज की मदद से ही हम लोग इसको भी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिशेज ऑफ टॉप सरफेस ऑन फिनिशेड वेल्ड। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखें तो ऊपर में वर्टिकल अलाइनमेंट, सेकेंड 26 में देखें लेटरल अलाइनमेंट, और 27 में हम लोग क्या देख रहे हैं? टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है? प्लस 0.4 mm, माइनस 0.0 mm। लेकिन इसको किससे मेजर हम लोग करते हैं? तो इसको जो होता है 10 सेंटीमीटर का जो स्ट्रेट एज होता है उसी के हेल्प से इसको मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेड फिनिशिंग ऑन साइड ऑन फिनिश्ड वेल्ड। वेल्ड होगा यहाँ पे, वर्ल्ड नहीं है, वेल्ड। तो हेड फिनिशिंग कितनी होनी चाहिए? तो वे हेड फिनिशिंग जो है वो प्लस माइनस 0.3 mm होना चाहिए। और इस किसके मदद से करते हैं? तो इसका भी जो होता है हम लोग 10 सेंटीमीटर का जो स्ट्रेट एज होता है उसी के हेल्प से करते हैं हम इसका मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, वाई पेंटिंग डन ऑन थर्मिट वेल्ड ऑफ रेल इज डन। जब कोई रेल में, मान लीजिए ये रेल हमारा हो जाता है, इसको हम लोग वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग करने के बाद इसको जो होता है पेंट किया जाता है, इसका कुछ लेंथ तक पेंट किया जाता है। और पेंट का जो विड्थ तो जो होता है, ये जो चौड़ाई होता है वो जनरल हम लोग 10 सेंटीमीटर तक रखते हैं। तो हम लोग ये पेंट क्यों करते हैं? तो रेल को जो है, रेल के पास जो वेल्डिंग है उसको कोरोजन से बचने के लिए, हम लोग बचाने के लिए पेंट किया जाता है, क्योंकि कोरोजन के वजह से वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव और वीक हो सकता है। तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। अब हम लोग पेंट तो करते हैं, ये तो समझ गए, लेकिन पेंट करने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने वर्ष में एक बार पेंट करनी चाहिए? तो हम लोग इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 साल में एक बार हम लोग पेंट करेंगे। कहाँ?
जब हमारा एरिया जो है वो नॉट प्रोन टू क्रोजन, मतलब क्रोजन से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र नहीं होता है। जो क्षेत्र जहाँ क्रोजन का बहुत कम चांस होता है वहाँ 4 साल में एक बार पेंट करते हैं, और वहीं जो क्षेत्र क्रोजन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है वहाँ पे हम लोग प्रत्येक साल पेंटिंग करते हैं। इसी को हम लोग वेल्ड कलर पेंटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यूएसएफडी टेस्टिंग ऑफ थर्मिट वेल्डिंग शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। अगर कोई रेल में हम लोग वेल्डिंग कर दिए तो वेल्डिंग को टेस्ट किया जाता है यूएसएफडी डिपार्टमेंट के हेल्प से, जो कि अल्ट्रासोनिक फॉर्म में टेस्ट करता है। तो वेल्डिंग का कम से कम 30 दिन में ही उसको टेस्ट करके गुड और बैड का रिजल्ट दे देना है। तो इसका जो लिमिट है वो कितना है, 30 दिन है। 30 दिन में उसको उस वेल्डिंग का टेस्ट कर ही लेना है किसी भी हाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके टेस्ट करने के बाद वो अपना गुड या बैड का मार्क ऑलरेडी बता देता है। इस प्रकार से हमारा वेल्डिंग जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। तो थैंक यू गाइस। और रेलवे से संबंधित किसी प्रकार के कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन या किसी भी टाइप का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू गाइस।